नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कल्पना जी नमस्कार आपको तथा एस्ट्रो पाठशाला के समस्त सदस्यों को। जी सर, हमने आपसे अपनी पुरानी वीडियोस में बात की थी कुछ ग्रहों के बारे में, जैसे कि मंगल ग्रह। आज मैं आपसे बात करूंगी गुरु ग्रह के बारे में कि जी गुरु ग्रह अगर बाकी ग्रह के साथ होता है तो हमें क्या परिणाम मिलते हैं। और सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि गुरु ग्रह है क्या, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं जी पता चलेगा तब तक हम उसके परिणाम भी नहीं देख पाएंगे। जी बिल्कुल। सभी दर्शकों को एस्ट्रो गुरु दीपक जैन का प्रणाम। एस्ट्रो पाठशाला को एस्ट्रो गुरु दीपक जैन का प्रणाम। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक गुरु ग्रह के लिए। मेरे जो पहले के वीडियो है वो आप सभी को पसंद आए होंगे। यदि जो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा तो उसमें हम चेंजेस कर सके। गुरु ग्रह का वैदिक शास्त्रों के अनुसार गुरु का जन्म गुरु को अंगिरस ऋषि के पुत्र के रूप में माना जाता है। गुरु ने तपस्या प्रभास के क्षेत्र में करके शिव से ग्रह का पद प्राप्त किया। गुरु का नाम ही गुरु है। सभी देवों के गुरु में उनकी तुलना होती है। जिसका गुरु सबसे अच्छा है वो एक गुरु तुल्य व्यक्ति है। वो एक बुद्धिशाली, जिसके अंदर विद्या है, जिसके अंदर टैलेंट, जो कुछ भी कहा जाता है उन सबका कारक गुरु है। गुरु हर 12 महीने में अपनी राशि को बदलता है। गुरु जब अपनी राशि बदलता है तो उसका प्रभाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वो जिस जिस भाव में बैठता है और जिस जिस भाव को देखता है उन भावों को वो पूर्ण तरह से फलीभूत करता है। विवाह हो गया, संपत्ति लेना हो गया, चेंजेस यानी कि एक घर से दूसरा घर का बदलाव या एक जगह से दूसरे जगह का बदलाव, विदेश योग, इन सब चीजों में गुरु ग्रह का बदलाव काफी महत्वपूर्ण भाग देता है। नौ ही नौ ग्रहों में गुरु की अधिकतर मित्रता सूर्य, चंद्र और मंगल के साथ मानी गई है। बुध को शत्रु के रूप में देखा जाता है, शनि को तटस्थ के रूप में देखा जाता है, राहु को शत्रु के रूप में देखा जाता है और केतु के साथ उसका अच्छा संबंध है। कई लोग गुरु और केतु को चांडाल योग मानते हैं, परंतु वो गुरु और केतु का चांडाल योग ना होके राहु की दृष्टि होके राहु गुरु का चांडाल योग बनता है। गुरु जहां पर भी जिस भाव में भी बैठता है उस भाव के फलों को और उसकी जहां पर भी दृष्टि है उस दृष्टि में बढ़ोतरी करता है। जिस कुंडली में सिर्फ और सिर्फ अकेला गुरु भी प्रभुत्व रखता है और गुरु बलशाली है, प्रभावशाली है, तो कुंडली के दूसरे अशुभ योगों को भी वो नाश करने में सक्षम रहता है। सोने के ऊपर गुरु का अधिकार है, सोना यानी कि गोल्ड। गोल्ड के ऊपर गुरु का अधिकार है। राज सत्ता के ऊपर गुरु का अधिकार है। टीचर, शिक्षक, प्राध्यापक, आचार्य, बैंकिंग सेक्टर, किसी को भी सलाह सूचन करना, एस्ट्रोलॉजी, पंडित, सन्यासी, इन सब पे गुरु का अधिकार है। गुरु का जब सूर्य के साथ मिलन होता है तब वो आध्यात्मिक योग बन जाता है। जब जब 12 सालों में एक बार सिंह राशि में गुरु 12 महीने के लिए भ्रमण करता है तो उसको सिंहस्थ गुरु माना जाता है। तभी कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। सिंह राशि में जब गुरु होता है तो शास्त्रों के अनुसार उस साल किसी को भी विवाह नहीं करने चाहिए, परंतु आबादी के रहते विवाह हो जाते हैं। परंतु सिंह राशि में जब गुरु हो तब विवाह नहीं करने चाहिए। उसी तरह से जब जब सूर्य गुरु की राशि में आता है यानी कि धन राशि में और मीन राशि में आता है तब भी विवाह वर्जित है। गुरु का सूर्य की राशि में आना और सूर्य का गुरु की राशि में आना वो एक आध्यात्म योग बनाता है। उस समय के अनुसार आप जितना भी अध्यात्म करो तो उसका पूर्ण फल तुरंत मिलता है। गुरु जब बुध की राशि में आता है तब उसका शत्रुतापूर्ण व्यवहार होता है। शुक्र की राशि में आता है तब उसका शत्रुतापूर्ण व्यवहार होता है। शनि में तटस्थ रहता है, परंतु जैसे कर्क में गुरु को उच्च का माना जाता है और शनि के घर में गुरु को नीच राशिगत माना जाता है। गुरु जब मेष राशि में होता है तो मंगल के घर में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। उसका दृष्टि मंगल के घर पे रह के सूर्य के घर पे और खुद के घर पे, दोनों के घर पे यानी कि सिंह राशि और धनु राशि पे ये एक उच्च का राजयोग बनाता है। यदि जो हम इसको काल पुरुष की कुंडली गिने तो भाग्य के स्थान का गुरु लग्न में बैठना ही एक बहुत बड़ा राजयोग है। वो मनुष्य एक बहुत बड़ा गुरु तुल्य बंदा होता है। उसकी कही हुई वाणी सत्य रहती है। वो किसी को भी जो भी कोई उपदेश देता है, शिक्षा देता है, जिसको हम इंग्लिश में एडवाइस कहते हैं, जो भी कोई एडवाइस देता है वो मानने योग्य होती है। न्याय प्रिय व्यक्ति व्यक्ति होता है। न्याय और अन्याय का उसको बहुत अच्छी तरह से संतुलन रहता है।
वो हमेशा एक चरित्रवान व्यक्ति, सभी का आदर सत्कार करने वाला, गुरुओं की सेवा करने वाला और खुद का स्वभाव गुरु तुल्य बनाने में सक्षम रहता है। वृषभ राशि में गुरु का बैठना जो शुक्र के घर की राशि है, जो अच्छा नहीं माना जाता, परंतु सेकंड घर काल पुरुष की कुंडली में गुरु का धन भाव का कारक भी माना जाता है। यहाँ पे बैठा गुरु आपको धन तो बहुत अच्छा देता है, पैसे में दिक्कत नहीं देता, परंतु शुक्र के घर का होने से वो आपको उसके पैसे देने का स्वभाव, आपके अच्छे कर्म वो भी ना भी हो, दोनों हो सकते हैं। तृतीय घर में बुध की राशि में बैठा गुरु आपको विदेश योग संपन्न करवाता है, परंतु बुध की राशि उसकी शत्रुगत राशि होने से यहाँ पर बैठा मनुष्य सोचता क्या है, करता क्या है, वो आप डिसाइड नहीं कर पाते। बुध के घर में गुरु का होना व्यक्ति को बुद्धिशाली तो बनाता है, लेकिन उसके अंदर नेगेटिव बुद्धि ज्यादा होती है। किसी का क्या खराब करना नहीं करना, उसके लेन देन उसके ज्यादा चलते हैं। वो अपना काम निकालने के लिए सच और झूठ दोनों बोल सकता है। कर्क राशिगत गुरु मनुष्य को बहुत उच्च पदवी प्रदान करता है, परंतु साथ में शरीर में मोटापा भी प्रदान करता है। कर्क राशिगत गुरु बंदे को बहुत आगे ले जाता है। किसी भी मनुष्य में यदि जो कर्क राशिगत गुरु केंद्र या त्रिकोण भाव में पड़ा हो, तो उसके दूसरे ग्रह बलि ना होने से भी गुरु के प्रभाव की वजह से वो जीवन में बहुत प्रगति करता है। सिंह राशिगत गुरु, जैसे मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि सिंहस्थ गुरु आध्यात्म योग बनाता है। यहाँ पे जब तक 12 महीने गुरु रहता है, तब तक मनुष्य को हो सके उतना धर्म ध्यान और अध्यात्म करना चाहिए, जिस वजह से उसके पिछले जन्मों के और इस जन्म के जो भी कोई कुकर्म या खराब कर्म या अशुभ कर्म हुए हुए हैं, उसका वो उस 1 साल के अंदर सेवा पूजा करने से, अध्यात्म करने से, जाप तपस्या करने से उसका शमन भी कर सकता है। कन्यागत गुरु, कन्या राशि में रहा हुआ गुरु सही नहीं माना जाता है। कन्या राशि में रहा हुआ गुरु मनुष्य की सोच को विपरीत करता है, वो कभी भी सही नहीं सोच पाता है। हालांकि उसका जो दृष्टि है वो खुद के ही स्थान पे होने से उसका जो जीवन साथी होता है वो बहुत अच्छा होता है, परंतु खुद की विचारधारा के अनुसार से वो अपने जीवन साथी के साथ संतुलन नहीं बना के रखता है। जी। कन्या राशिगत गुरु आपके पेट के संबंधित समस्या भी देता है। पेट में एसिडिटी होना, यहाँ तक कि अल्सर होने तक की बीमारी भी कन्या राशिगत गुरु प्रदान करता है। तुला में बैठा हुआ गुरु शुक्र के घर का होने से सही नहीं माना जाता, परंतु तुला राशि दोनों की तुला यानी कि न्याय और अन्याय की तुला में समतुला रखने वाली राशि है। इसलिए यहाँ पे बैठा गुरु एक अच्छा गुरु भी माना जाता है। उसका दृष्टि मेष राशि पे पड़ता होने से यहाँ पे बैठे गुरु का जो प्रभाव मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। अष्टम राशि वृश्चिक राशि में बैठा गुरु वैसे तो सही नहीं माना जाता, क्योंकि अष्टम राशि जो वृश्चिक राशि है वहां से एक्सीडेंट का योग भी बनता है, और जो भी मनुष्य है उसके घुटने के संबंधित, नी के संबंधित ऐसी बीमारी भी प्रदान करता है। यहाँ तक कि 6 और 8 यानी कि कन्या राशि और वृश्चिक राशि में बैठा गुरु यदि जो काल पुरुष की कुंडली अनुसार मेष लग्न की कुंडली हो, तो उसको डायबिटीज जैसा रोग भी प्रदान करता है। भाग्य स्थान में धनु राशि स्वयं खुद की राशि में बैठा गुरु जैसे मेष राशि और सिंह राशि में पूर्ण फल प्रदान कारक होता है, वैसे ही गुरु जैसे अग्नि तत्व और आकाश तत्व का कारक है, तो अग्नि तत्व का कारक गुरु मनुष्य को काफी अच्छा प्रभाव देता है, परंतु उसके विवाह जीवन के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं भी खड़ी करता है, क्योंकि उसके सामने जो घर पड़ता है वो बुध की राशि का है, और बुध की राशि उसके शत्रु की राशि होने से हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी के बीच में टोंटबाजी। गुरु और बुध एक ऐसा व्यक्तित्व है जो एक व्यापारी व्यक्तित्व कह सकते हैं, उसमें आक्रामकता कम परंतु टोंटबाजी यानी कि बोलना चालने का स्वभाव ज्यादा रहता है, जिस वजह से बोलने से दोनों का व्यवहार सही नहीं भी रह सकता है। धनु राशि में बैठा हुआ गुरु आपके दूसरे कुंडली के दूसरे योगों से काफी अच्छा और मजबूत घर माना जाता है। भाग्य यदि जो अपना साथ देता है, तो चाहे कैसा भी कर्म हो वो भाग्य की वजह से जीवन को आराम से पार कर जाता है। जिस कुंडली में भाग्य मजबूत हो और उसके दूसरे ग्रह मजबूत ना होने पर भी मनुष्य अपने जीवन को अच्छे से निकाल सकता है। हर कार्य उसके पूर्ण होते हैं। गुरु का उस पर पूर्ण प्रभाव होने से लोग उसकी बातें भी मानते हैं, और उसका वर्चस्व समाज में काफी आगे रहता है। मकर राशि में बैठा गुरु जो काल पुरुष की कुंडली में 10वें घर का कारक है, यहाँ पे बैठा गुरु वैदिक शास्त्रों के हिसाब से नीच राशिगत माना जाता है।
यहाँ पर गुरु को शनि का प्रभाव मिलता है। शनि के प्रभाव से अपने वो बुद्धि और विद्या में जो सद्भावना होती है उसके अंदर कमी आती है। उसको जो भी व्यापार या नौकरी जो भी करता है वो ये न कि न प्रकार वो ये नहीं देख पाता कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जी। चपल बुद्धि होने से वो अपने कामों को कैसे भी निकाल लेता है। परंतु मकर राशिगत गुरु को नीच राशि का मानते हुए यहाँ पे बैठा गुरु मनुष्य पे थोड़ा कम भरोसा करना चाहिए। वो अपने काम और अपने स्वार्थ के लिए कैसे भी मनुष्य का उपयोग कर सकता है, वो भी यहाँ पे कह सकते हैं। 11वें घर का कुंभ राशि का गुरु यहाँ पर धन प्रदान करने वाला बनता है। ये भी शनि की ही राशि होने से, परंतु तत्व अलग होने से यहाँ पे बैठा गुरु आपको काफी अच्छा फल प्रदान करता है। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। आपके विदेश योग का भी संपादन यहाँ से ये करता है, क्योंकि उसका दृष्टि तीसरे स्थान पे भी पूर्ण पड़ता है। 12वें घर में बैठा गुरु आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। यहाँ पे बैठा गुरु आध्यात्मिकता की चरम सीमा तक आपको ले जा सकता है। आपके विदेश में स्थायी होने का योग भी यहाँ पे बैठा गुरु बनाता है। परंतु यदि जो वो गुरु 12वें ही घर में बैठा है तो आपका जीवन कर्जे के साथ रहेगा। आपके जीवन में कर्जे उतरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बार बार लोन के योग बनते रहते हैं, बार बार उसको कर्जा लेना पड़ता है, पेट के संबंधित समस्याएं रहती है, पानी जनित रोगों का भी शिकार बनना पड़ता है। तो 12वें घर में रहा हुआ गुरु शुभ फल प्रदान करता नहीं होता। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है, वैसे चौथे घर, 8वें घर और 12वें घर में कोई भी ग्रह पड़ा हो तो उसका अशुभ फल ही प्राप्त होता है, जिस वजह से उनकी पूजा विधान करके, उनके स्तोत्र से, उनके जो पाठ है वो करने से उनका प्रभाव कम होता है। गुरु का एक सीधा सा उपाय है, गुरु के जनित कोई भी दोष लगता है, जैसे कि एसिडिटी हो गया, पित्त हो गया, पानी जनित रोगों की समस्या हो गई, पेट के रोगों की समस्या हो गई, तो उस मनुष्य को हर रोज सुबह बिना कुछ खाए पिए आधा चम्मच या 1 चम्मच हल्दी का सेवन करे तो उसका स्वास्थ्य निरोगी रहता है। यदि जो वो नहीं करता है तो आगे जाके उसके लीवर और पेट के संबंधित समस्याएं बनी रहती है। अब हम जो बात करते हैं वो गुरु के दूसरे घर के साथ, ग्रह के साथ क्या भाव प्रदान मिलते हैं, क्या भाव के फल मिलते हैं, जी। उसके बारे में हम बात करते हैं। गुरु और सूर्य का योग जो बनता है वो एक आध्यात्म योग है। यहाँ पे बैठा व्यक्ति राजा तुल्य व्यक्ति होता है। सूर्य के समान उसका तेज होता है, राजा के समान उसका तेज होता है। बहुत बड़े महापुरुष हो गए, बहुत बड़े राजा हो गए, उन दोनों की कुंडली में ये योग जरूर से देखने को मिलता है। ये व्यक्ति न्याय प्रिय होता है। वो किसी भी न्याय में कहीं भी पीछे नहीं रहता, हर एक जगह वो आगे रहता है। उसका प्रभुत्व, उसका प्रभाव भी उसी तरह से रहता है। तो गुरु और सूर्य का योग एक आध्यात्म योग बनाता है। गुरु और चंद्र का योग यदि जो हम मानने जाते हैं तो वो गजकेसरी योग बनाता है। चंद्र के घर में गुरु का बैठना या गुरु के साथ चंद्र का बैठना एक गजकेसरी योग देता है। गजकेसरी योग जिस किसी भी कुंडली में जिस किसी भाव में होता है उस भाव को पूर्ण फल प्रभावित करता है। यदि जो ये योग द्वितीय भाव में हो तो उसको बहुत बड़ा करोड़पति इंसान बनाता है। 1-2 मिनट पॉज कीजिए। गुरु के साथ चंद्र का योग गजकेसरी योग कहा जाता है। गुरु और चंद्र जहां पर भी जिस भी भाव में साथ में बैठते हैं उस मनुष्य को उस भाव का पूर्ण फल प्रदान मिलता है। यदि जो ये धन स्थान में युति बनती है तो उसके पास अखूट लक्ष्मी यानी कि करोड़पति बंदा हो सकता है। यदि जो यही युति चतुर्थ स्थान में बनती है तो उसके पास असीम मिल्कत यानी कि प्रॉपर्टी का वो धनी होता है। परंतु चतुर्थ में गुरु सही नहीं माना जाता, इस वजह से उसको हार्ट के संबंधित थोड़ी समस्या भी रहती है। यदि जो युति पंचम स्थान में बनती है तो उसके संतानों बहुत काफी प्रगति करने वाले होते हैं। यदि जो ये युति सप्तम स्थान में बनती है तो उसका वैवाहिक जीवन काफी सुखी रहता है। राजा समझ मीन्स उच्च विद्या समझ उसके जीवन साथी रहते हैं। यदि जो युति भाग्य स्थान में बनती है तो उससे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। यदि जो युति दसम स्थान में बन रही है तो उसके जैसा बड़ा व्यापार किसी का नहीं हो सकता। परंतु ये युति यदि जो छठे घर में और 12वें घर में बनती है तो मनुष्य को इसी युति का दुष्प्रभाव भी मिलता है। ये गजकेसरी योग का नाम ही गज है, यानी कि हाथी की तरह का योग। तो यदि जो छठे स्थान में बैठता है तो पेट की भी ऐसी ही समस्या देता है, बीमारी की भी समस्या देता है, 12वें स्थान में कर्जे की भी समस्या देता है। परंतु इसका विदेश योग भी बहुत अच्छा बनाता है। गुरु के साथ मंगल का योग एक लक्ष्मी नारायण योग भी माना जाता है। गुरु और मंगल का साथ में बैठना कुंडली के करीबन कई दोषों को दूर कर देता है।
मंगल और गुरु, यदि जो मंगल सही प्रभावी घर का हो, क्योंकि मंगल यदि जो नीच भावस्थ है और गुरु अच्छे में है, तो भी गुरु का पूर्ण प्रभाव नहीं मिलता। परंतु यदि जो मंगल शुभ भावगत है, शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट है, तो गुरु और मंगल के प्रभाव से व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर तक जाता है, राजा तुल्य सेनापति समान व्यक्ति होता है, वो भी एक न्यायप्रिय व्यक्ति होता है। मंगल और गुरु का योग बहुत बड़ा विद्याधर भी बनाता है, एक अच्छा तांत्रिक विद्या भी प्रदान करने वाला ये मंगल का योग बनाता है। क्योंकि मंगल जहाँ पे आता है तो उस पे तारा 10 महाशक्ति में तारा देवी की शक्तियों का समावेश होता है। उसके साथ गुरु का मिलना यानी कि उसके तांत्रिक और अघोर क्रियाओं में काफी महत्वपूर्ण भाग भजवता है। यदि जो मंगल की युति 10वें स्थान में है तो वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ माना जाता है, यदि जो पहले स्थान में है तो भी उसको बहुत उच्च पदस्थ माना जाता है। परंतु ये युति यदि जो 7वें स्थान में है तो उसका वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कमी जरूर खड़ी करता है। चतुर्थ और दसम में मंगल और गुरु का बैठना जमीन, प्रॉपर्टी, किसान, इन सब का कारक बनता है। अनाज और किराने का जो बिजनेस होता है, ये ग्रोसरी का बिजनेस, उन सब का कारक बनता है। जितनी भी रेस्टोरेंट है, जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, उनके कारक बनते हैं और उसमें काफी जी। प्रगति प्रदान करता है। गुरु और बुध का युति वैसे सही नहीं माना जाता है, परंतु व्यापारी लॉबी के अंदर गुरु और बुध का युति काफी प्रभावशाली माना जाता है। क्योंकि यदि जो किसी भी कस्टमर को आपको चीज का क्रय विक्रय करना है तो आपको उसको कैसे भी कन्वेंस करना होता है। वो कन्वेंसिंग और विद्या, ये दो चीज यदि जो साथ में मिल जाती है तो वो व्यापारी काफी अच्छे शिखर तक चला जाता है। परंतु गुरु और बुध की युति से वो एक अच्छा मार्केटिंग का बंदा तो बन जाता है, परंतु उसके ऊपर लोग विश्वास कम करते हैं। गुरु और बुध की युति बहुत बड़े पैमाने पे व्यापार को बढ़ाता है। कपड़ों का व्यापार, टीचिंग यानी कि जो हम शैक्षणिक संस्थाएं देखते हैं, ट्यूशन जी। क्लासेस देखते हैं, इन सब का कारक गुरु और बुध की युति बनता है। स्टेशनरी का बिजनेस हो गया, स्टेशनरी रिलेटेड कोई भी चीज हो गई, उन सब का कारक भी गुरु और बुध की युति बनी युति में से ही देखा जाता है। गुरु और शुक्र की युति, एक हुआ देवों का गुरु, एक हुआ असुरों का गुरु। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों विद्याधर है, दोनों तीव्र विद्या वाले गुरु है। परंतु गुरु है जो एक सात्विक ज्ञान वाले गुरु है, जबकि शुक्र है जो एक कूटनीति वाले गुरु है। तो इन दोनों का एक जगह बैठना वो शुभ प्रभावशाली नहीं होता है। यदि जो ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ गए, जिस भाव में भी बैठे हैं, वो दोनों अपना अपना फल निष्फल कर देते हैं। गुरु और शुक्र का साथ में बैठना बंदे को कई बार उसके सिर पे कलंक भी लगाने के बराबर हो जाता है। यही युति यदि जो 4, 6, 8 और 12 में मिलती है तो वो व्यक्ति व्यसनी भी हो जाता है। मधुप्रमेह यानी कि डायबिटीज के रोग की संभावना इस युति में बहुत बढ़ जाती है। इस युति को साथ में होने से मनुष्य मनुष्य चरित्रहीन भी हो सकता है। जी। उसके एक से अधिक अनैतिक संबंधों भी इस पे से माने जाते हैं। गुरु और शनि का साथ में बैठना, वैसे शनि जहां पर भी बैठता है तो उस भाव को खराब कर देता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह का व्यक्तित्व चेंज कर देता है। परंतु शनि सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रह का मान रखता है। शनि यदि जो गुरु के साथ में बैठा है तो व्यक्ति बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति पे आप पूर्णतया भरोसा कर सकते हो। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े जज हो गए, बड़े वकील हो गए, ऐसे में पाए जाते हैं। शनि एक न्याय प्रिय व्यक्ति है, उसको न्याय का कर्म का अधिष्ठायक देवता भी माना गया है, और साथ में गुरु होने से उस मनुष्य के अंदर यदि जो ये युति होती है तो उसको पूर्ण न्याय प्रिय व्यक्ति कहा जा सकता है। जब यदि जो कहीं भी एक समूह के बीच में सलाह सूचन की बात आती है तो गुरु शनि वाले इस व्यक्ति का मान सम्मान हर एक को रखना जरूरी बन जाता है। गुरु और राहु की युति, राहु जो एक छाया ग्रह माना जाता है, राहु जिस राशि में बैठता है उसी राशि के अनुसार फल देता है। राहु और गुरु का दूसरे जो आचार्य विंद है उनसे मेरा मंतव्य थोड़ा अलग है। राहु गुरु वैसे चांडाल योग बनाता है, परंतु राहु जिस ग्रह के साथ, स्वगुरु ही ग्रह के साथ बैठता है तो उस ग्रह के फल को दुगना बना देता है। यानी कि धनु राशि और मीन राशि में यदि जो राहु और गुरु की युति बनती है तो उस गुरु के प्रभाव को बढ़ा देती है, परंतु उसके नकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिखते हैं। उसके अलावा यदि जो कहीं भी राहु और गुरु की युति बनती है तो वो चांडाल योग में गिना जाता है। जी। राहु और गुरु की युति कहीं भी बैठना वो एक सही नहीं माना जाता है। धनस्थान में बैठना पैसों का नाश करता है, भातृस्थान में बैठना भाई बहनों से संबंध को विनाश करता है, चतुर्थ में बैठना माता या पिता
के विरह को दिखाता है। चतुर्थ में बैठना हार्ट के संबंधित बीमारी को भी दिखाता है। पंचम में बैठना पढ़ाई को अपूर्ण करना है, उसकी पढ़ाई पूर्ण नहीं होती। छठे स्थान में बैठना शत्रुहंता होता है, उसके शत्रु इसके सामने सामना नहीं कर सकते और ये हमेशा अजय रहता है, विजयी बनता है। राहु और गुरु का छठे स्थान में युति काफी अच्छा फल प्रदान करता है, परंतु इसके साथ ये बड़े पैमाने पे कर्जा लेने वाला बंदा भी बनता है, उसके ऊपर ऋण बहुत बड़ा चढ़ा हुआ होता है। सप्तम स्थान में बैठा राहु गुरु का युति वैवाहिक जीवन भंग का योग बनाता है। यहाँ पे जब जब भी गोचर में राहु या गोचर में गुरु के ऊपर से राहु या गुरु का पास होना उस विवाह जीवन को भंग करने तक का योग भी यहाँ पे प्रदान करता है। अष्टम में बैठा राहु और गुरु अनैतिक संबंधों की ओर इशारा करता है, व्यसनी की ओर इशारा करता है। भाग्य स्थान में यदि जो गुरु स्वगुरु ही नहीं है और राहु और गुरु का युति है तो उस मनुष्य का काम, हर काम अटकने वाला है, रुकने वाला है, वो काम पूर्ण नहीं होता। यहाँ पे बैठा राहु और गुरु का चांडाल योग दूसरे शुभ ग्रहों के भी फल को आधा कर देता है। दसम स्थान में रहा राहु और गुरु का चांडाल योग उसके कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव काफी लाता है, परंतु यदि जो व्यक्ति राजनीति या पॉलिटिक्स से संबंध रखता है, किसी समाज या समूह से संबंध रखता है, तो उसको काफी उच्च पद तक भी ले जाता है। 11वें स्थान में बैठा राहु और गुरु वैसे खराब नहीं माना जाता। यहाँ पे बैठा राहु और गुरु लोगों से फायदा बहुत करवाता है, परंतु ये बंदा उन लोगों का एहसान नहीं मानता और उसका काम निकाल के एक एज स्वार्थी सेल्फिश नेचर की तरह उस काम को भूलने वाला भी बनता है। 12वें स्थान में बैठा राहु और गुरु का चांडाल योग काफी अशुभ माना गया है। आकस्मिक समस्या है, जैल योग जैसा कारक भी ये योग बनता है, परंतु यही राहु गुरु यदि जो बंदे के दूसरे योग सही है, यदि जो मनुष्य के दूसरे योग सही है तो उसको अध्यात्म की तरफ भी ले जाता है। ये हमने गुरु और अब आ रहा गुरु और केतु। केतु और राहु जो एक ही के दो भाग है। राहु को सिर और केतु को सिर के नीचे का भाग माना जाता है। राहु को राक्षस वृत्ति माना जाता है जबकि केतु को मोक्ष कारक माना जाता है। आज हम देखने जाएं तो ग्रहों के देवता अधिदेवता में गुरु के देवता जो है वो ब्रह्मा जी माने गए हैं और जो अधिदेवता है वो इंद्र माने गए हैं। उसी तरह से यदि जो हम केतु के देखे जाए तो देवता चित्रगुप्त माने गए और अधिदेवता ब्रह्मा माने गए। तो गुरु और केतु का जो मिलन है वो एक मित्र का संयोग है। गुरु और केतु दोनों की वृत्ति एक जैसी है, लेकिन केतु के सिर नहीं होने से केतु जिस भाव में भी बैठता है उस भाव के फलों को नाश करता है। वो मनुष्य कब क्या करता है क्या नहीं करता कभी कभी उसको भी पता नहीं होता, परंतु यही गुरु और केतु की युति यदि जो छठे भाव में, 12वें भाव में, 8वें भाव में, ये तीन भाव में रहती है तो वो बहुत अच्छा और बड़ा तपस्वी बन सकता है। गुरु केतु की युति 12वें स्थान में बनना एक मोक्ष कारक युति भी माना जाता है। उस मनुष्य की मृत्यु जो है वो आकस्मिक मृत्यु होगी और मोक्ष गति यानी कि काफी उच्च गति प्राप्त होती है। कलयुग में मोक्ष तो किसी को लिखा नहीं गया है, परंतु मोक्ष के समान की युति यानी कि उच्च गति किसी भी देवलोक या अच्छे लोक के अंदर उसकी गति प्राप्त होती है। ये मैंने आपको गुरु का प्रभाव, गुरु जी। का जो एक से दूसरे ग्रह के साथ बैठ के क्या प्रभाव मिलता है वो मैंने आपको बताया। अब आप बताएं कल्पना जी आगे क्या आपकी सेवा कर सकते तो सर हम इसके अलावा जैसे हम मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में जो गुरु ग्रह है वो सही से प्रभाव नहीं, मतलब अपने रिजल्ट सही से नहीं दे रहा है, जो हमें रिजल्ट्स हम सोच रहे हैं वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम इसके अलावा भी कुछ उपाय, कुछ भी उपाय जैसे जो जेनरिक उपाय जिसे हम बोलते हैं जो कि कोई भी कर सकता है, हम कोई वैसे उपाय भी कर सकते हैं? गुरु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जी। मनुष्य को दो चीज को अपनाना चाहिए। यदि जो उसके पास इकोनॉमिकल कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो उसको गुरु का पुखराज धारण करना चाहिए। पुखराज नंग महंगा आता है, यदि जो पुखराज धारण ना कर सके तो उसके ऑप्शन होते हैं, टोपाज होता है, साइट्रीन होता है, वो भी वो धारण कर सकता है। परंतु नंगों को धारण करने के लिए हर एक मनुष्य को एक चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि वो नंग एक पत्थर ही है। उस पत्थर को जब तक विधि विधान करके उचित तरह से प्राण प्रतिष्ठा करके ना पहना जाए तब तक उसका प्रभाव पूर्ण नहीं मिलता। तो जब भी कोई भी ये नंग धारण करे तो उसको ये चीज अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ बाजार से खरीद के सुनार से बनवा के सीधा नहीं पहनना है। उसका जो भी मंत्र जाप विधि या विधान है वो करवा के ही उसे धारण करना है। यदि जो हम उस नंग को हाथ में पहनना चाहे तो हाथ की पहली उंगली में पहन सकते हैं।
यदि जो हाथ में नहीं पहनना चाहे तो हम एक गले के लॉकेट में भी उसे पहन सकते हैं। यदि जो हमें साइट्रीन नंग या ये पहनने का मन नहीं हो तो उसके अवेज में हम हल्दी की माला भी धारण कर सकते हैं। हर गुरुवार को पीले कपड़े पहनने से बढ़ोतरी मिलती है। हेल्थ में यदि जो गुरु के रिलेटेड कोई समस्या है तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था उसी तरह से रोज सुबह बिना खाए पिए आधा चमची या एक चमची शरीर के अनुरूप उसको हल्दी लेनी चाहिए। हल्दी लेने से शरीर के आधे रोग वैसे भी मिट जाते हैं, ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं। और हमारे जी। गुरु और हमारे शास्त्रों के हिसाब से गुरु का उपाय हल्दी ही है। जो हल्दी लेने से स्वास्थ्य में सुधार भी आता है और गुरु का जो अशुभ असर है वो कम होता है। गुरु और राहु का युति यदि जो साथ में हो तो उस मनुष्य को गुरु का पुखराज या हल्दी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। यदि जो वो ये दो चीज भी नहीं करना चाहता है तो पीपल के पेड़ की जड़ जो आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाती है उसको अपने साथ में रखना चाहिए। ये रखने से बैंकिंग सेक्टर वाला मनुष्य या जो भी टीचर है, आचार्य है, एक राजद्वारी है या कोई भी उच्च पदस्थ लोग है उसके मान सम्मान और कार्य में बढ़ोतरी होती है। गुरु का शुभ फल बढ़ाने के लिए चने की दाल को गायों को खिलाना चाहिए। चने की दाल गाय को खिलाने से गुरु के अशुभ प्रभाव की मुक्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि जो हम भगवान की ओर देखने जाएं तो गुरु के लिए विष्णु भगवान का अध्ययन करना चाहिए, विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। यदि जो हम जैन धर्म में देखने जाए तो भगवान आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं उनकी आराधना करनी चाहिए। गुरु के लिए आप रोज गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु की 16 साल की दशा होती है, यदि जो आपकी कुंडली में 16 साल की दशा है और रोज एक माला आप गुरु के मंत्र के जाप की करते हैं तो आपके गुरु के कोई भी अशुभ प्रभाव आपको मिलते नहीं है और शुभ फलों में बढ़ोतरी होती है। यदि जो मनुष्य इतना भी करता है तो इसके गुरु के शुभ फलों में अवश्य बढ़ोतरी होगी और अशुभ फलों में कमी होगी। जी सर। धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे दर्शकों को गुरु ग्रह के बारे में बताया, अपना समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी और इतनी डिटेलिंग में आपने हमारे दर्शकों को बताई, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। कल्पना जी, आपका और एस्ट्रो पाठशाला का धन्यवाद। सभी दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मेरे से यदि जो कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब के अंदर डिस्क्रिप्शन में आप एस्ट्रो पाठशाला का एवं मेरा नंबर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। प्रणाम।